राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रेजिडेंस सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन यूपीएससी सीसेट 2017 के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। बहुत बढ़िया पेपर आया था 2017 की बात करें तो, लेकिन 2018 की बात करें तो वहाँ पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। चलिए एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि 17 के अंदर क्या क्या मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ये आपके पहले नंबर के क्वेश्चन होने वाला है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलैंग्वेज है। क्या कह रहा है, यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या के आगे और कोई वृद्धि ना हुई हो। तो आपसे क्या कह रहा है कि हर साल क्या होता है, 1/3 लोग स्थान छोड़कर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, 1 साल होगा, यहाँ से 1/3 लोग स्थान छोड़ के चले जाएंगे, फिर अगले साल 1/3 लोग स्थान छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी तरह 6वें साल बाद क्या रेशियो होगा वो आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि सर कह रहा है कि 1/3 लोग 1/3 आबादी प्रतिवर्ष स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा सर 1/3 लोग स्थान छोड़कर जाते हैं, इसका मतलब टोटल कितने थे? इसका मतलब टोटल कितने थे? 3। 3 में से कितने छोड़कर जाते हैं हर एक साल? 1। तो अब बचे कितने? 2। तो सर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में क्या होता है कि सर टोटल 3 रहते हैं, अब बच के कितने हो जाते हैं? 2। और ऐसे ही टोटल कितने वर्ष की बात कर रहा है, यहां पे कह रहा है 6 वर्ष की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर पावर 6 लगा देना है। अब मुझे बताओ 2 का घात 6 कितना हो जाएगा? सर 64 हो जाएगा। 3 का घात 6 कितना हो जाएगा? सर 729 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही उत्तर होने वाला है वह क्या होगा कि यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे और कोई वृद्धि ना हो तो शेष बची आबादी क्या होगी? 64/729 कि जनसंख्या का 64/729वां भाग क्या होगा? शेष बची आबादी होंगी। क्लियर है? ज्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। मतलब ए और बी का इनकम सी और डी के योग से ज्यादा है। ए और सी की आय का योग बी और सी के योग के क्या है? बराबर है। बी और डी के योग के बराबर है। फिर क्या कह रहा है, ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय की क्या है? आधी है। 3 केस दिए गए। इसमें आपको बताना है ए बी सी डी में किसकी आय सबसे अधिक है, ये आपको निकालकर बताना है। पहला पहला केस क्या दिया, तो देखो मैं लिख देता हूं। आपसे कहा ए और बी की जो इनकम है वह ज्यादा है किससे? सी और डी से। ये केस नंबर फर्स्ट है। ये केस नंबर क्या है सर? फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड क्या दिया है सर? केस नंबर सेकंड दिया है कि ए और सी की आय का योग, ए और सी की आय का योग बराबर किसके है? बी और डी की आय के योग के बराबर। और तीसरा केस क्या कह रहा है कि सर जो ए की आय है ना वह बी और डी का क्या है? आधा है। बी और डी के आधा होने का मतलब बी और डी का क्या है? औसत है। अब देखो एक बात बताओ, इस 3 केस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक आय किसकी है। तो मुझे एक एक करके बताओ। ये जो तीसरा केस है इसमें कह रहा है ए का इनकम बी और डी के योग का क्या है? आधा है। इसका मतलब सर ए का इनकम बी और डी का क्या है? एवरेज है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ए का इनकम बी और डी के क्या होगा? बीच में होगा। नहीं, अगर ए बी और डी का आधा है इसका मतलब क्या है कि ए बी और डी का एवरेज है। हाँ या ना? जितना बी और डी का इनकम होगा उसका एवरेज निकालेंगे वही ए का इनकम होगा। तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि सर बी और डी के बीच में ए का इनकम आएगा। ये बात क्लियर है। अब एक एक करके चीजों को सॉल्व करते हैं, सारा कंडीशन निकल कर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो यहां से मैं b प्लस डी का मान 2 गुना ए लिख सकता हूं? बोलोगे जी सर। कि सर मैं b प्लस डी का मान क्या लिख सकता हूं? 2 गुना ए। क्या ये बात क्लियर है? अब b प्लस डी का मान यहां मैं पुट करता हूं 2 गुना ए। तो मैंने कहा सर ये जो b प्लस डी है ना, इसके जगह अगर मैं 2 गुना ए रख दूं और इन दोनों को सॉल्व करूं, a प्लस सी किसके बराबर? 2 गुना ए के बराबर। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर? a बराबर सी क्या आ जाएगा? बोलोगे कैसे? सर ये प्लस का a है, इधर जाएगा माइनस का a। 2a में से a घटाओगे तो a बचेगा और बराबर क्या होगा? c के। तो यहां से मुझे पता चल गया कि a का इनकम और c का इनकम आपस में क्या है? बराबर है। ये वाली कहानी क्लियर। अब a का इनकम सी का इनकम बराबर है, यही मान यहां पुट कर दो। जैसे यहां पे मैंने कहा कि सर a और b का इनकम ज्यादा है किससे? c और d से। और मुझे पता है a और c का इनकम बराबर है, तो इस c के जगह a का मान रख दे।
बोलोगे जी सर। तो यहां से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां से ये बता सकता हूं क्या कि बी का इनकम डी से ज्यादा है? नहीं, ये वाला है, ये वाला कैंसिल, तो बी का इनकम किससे ज्यादा? डी से। तो अब हमें दो तीन बातें पता चल गई। क्या बातें पता चल गई? सबसे पहली बात ये पता चल गई कि बी का इनकम डी से क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा ये पता चला ए का इनकम और सी का इनकम बराबर होगा। और तीसरा हमें ये पता है कि ए का जो इनकम होगा वह बी और डी के बीच में होगा। तो अब यहां से हम समझ गए कि ए का इनकम हमेशा बी और डी के बीच में होगा। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा ए का इनकम सी का इनकम आपस में बराबर है, तो सर ए और सी का इनकम भी बी और डी के बीच में होगा। हमसे कहा कि सर बी का इनकम डी से ज्यादा है, इसका मतलब यह इससे भी ज्यादा होगा और यह इससे ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। हमें पता चल गया कि इसमें सबसे अधिक इनकम किसका है? बी का। और हमसे यही पूछना चाह रहा है कि सर सबसे अधिक इनकम किसका है? बी का। तो बी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। इस तरीके से आपको सोचना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है भाई? चलिए अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में कितनी बार करा चुका हूं, और ये एकदम सबसे आसान क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गोपाल एक फोन खरीदता है और 10% लाभ लेकर किसको बेच देता है? राम को। तो 10% का प्रॉफिट लेकर बेचा। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% की हानि उठाकर क्या करता है? बेच देता है। मैंने फोन खरीदा, तुमको 10% के प्रॉफिट पे दे दिया, तुमने बाद में वापस 10% का लॉस लेकर मुझे बेच दिया। तो कह रहा है गोपाल इसके लिए सहमत हो गया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो देखो सीधी सी बात है, किसी भी संख्या में 10% बढ़ाना और फिर वापस उतना ही घटाना, हमेशा ध्यान रखना, जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। ये वाली बात क्या है सर? फिक्स है। और लॉस क्या होता है? तो सर जो भी आपका यहां पे प्रॉफिट, देखो जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है, उसका स्क्वायर और बटा कितना? 100। यही करते हैं हम हमेशा। तो सर 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1%। मतलब 1% का उसको क्या होगा साहब? लॉस होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए 9 संख्याओं का औसत 50 है। सर 9 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति का जो एवरेज है वह कितना है सर? 50 है। तो मुझे बताओ टोटल क्या होगा? तो आपको पढ़ा रखा है कि सर औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कैसे निकालते हैं? संख्या गुना औसत। तो आपने क्या कहा? 9 व्यक्ति का औसत 50 है, तो टोटल कितना वेट हो जाएगा? तो आपने क्या कहा? 450 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? पहले 5 व्यक्ति का, इनमें से शुरुआत के 5 व्यक्ति का एवरेज कितना है? 45 केजी। तो टोटल कितना होगा सर? 225 केजी। फिर क्या कह रहा है? लास्ट वाले जो 5 है उसका एवरेज कितना है सर? 55 केजी। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 275 केजी। तो ये मुझे 10 व्यक्ति का टोटल वेट पता चल गया, ये मुझे 9 व्यक्ति का टोटल वेट पता चल गया। तो हमसे पूछा पांचवा व्यक्ति क्या होगा? तो पांचवा व्यक्ति कैसे निकालोगे? सर जो 10 व्यक्ति का वेट है वह टोटल कितना है? 275 और 225 500। और 9 व्यक्ति का वेट कितना है सर? 450। 10 व्यक्ति के वजन में से 9 व्यक्ति का वजन घटा देंगे तो उस पांचवें व्यक्ति का वजन आ जाएगा, जो कि कितना है सर? 50 केजी। इनका अंतर 50 केजी। तो सही उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 50 केजी। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे कंडीशन दिया है क्या कि P का मान A का 40% प्लस B का 65% है और Q का मान A का 50% प्लस B का 50% है। जहां क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? आपको बताना है कि अगर ऐसा केस होगा तो P का मान हमेशा Q से बड़ा होगा, या Q का मान P से बड़ा होगा, या P और Q का मान बराबर होगा, या इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब कैसे करोगे? तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सर मैं सोच के देखता हूं मैं क्या क्या एग्जाम्पल ले सकता हूं। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मैं A का मान B से बड़ा ले लेता हूं। तो अगर मैं A का मान B से बड़ा लेना चाहता हूं तो मान लो मैं कुछ भी ले लूं, तुम्हारी इच्छा, तुम कोई भी दुनिया का डेटा लेकर कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा ऐसा लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो पहला केस मैं ऐसा लेता हूं कि A का मान 200 लेता हूं और B का मान 100 लेता हूं, तो A B से बड़ा है। तो सर अगर यहां से मैं P का मान निकालना चाहूं तो A का 40%, A मैंने कितना लिया है? 200, 200 का 40% कितना होगा साहब? 80 होगा। प्लस B का 65%, तो B मैंने क्या लिया है? 100, 100 का 65% कितना होगा? 65। तो यहां से P का मान कितना आएगा सर? 145। अच्छा मैं Q का मान निकालूंगा,
तो सर ए का कितना 50%, तो 200 का 50% हम जानते हैं कितना होगा 100 होगा। फिर सर 100 का 50% कितना होगा सर 50 होगा, तो वैल्यू कितना आएगा साहब 150 आएगा। तो मैंने क्या देखा कि अगर ए का मान बी से बड़ा है तो यहां पे क्यू बड़ा हो रहा है किससे, पी से। बोलो हाँ या ना, क्लियर। दूसरा केस मैं देखता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी बराबर हो। मान लो ए और बी दोनों मैंने कितना ले लिया 100 ले लिया, तो यहां पे अगर मैं पी का मान निकालना चाहूं तो मुझे बताओ ए का मान कितना है 100, 100 का 40%, सॉरी ए का मान 100, 100 का 40% कितना 40, बी का मान 100, 100 का 65% कितना 65, तो यहां पे पी का मान कितना 105, और क्यू का मान क्या होगा, तो सर ए का 50%, तो 100 का 50% कितना 50, और क्यू का भी 50%, सॉरी बी का 50%, तो 100 का 50% 50, तो यह वैल्यू कितना आया 100। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि पी का मान क्यू से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब एक तीसरा केस क्या हो सकता है कि ए का मान बी से छोटा होगा, यही तो 3 केस बनेंगे, और क्या होगा, या तो ए का मान बी से बड़ा होगा, या तो ए और बी का मान बराबर होगा, या ए का मान बी से छोटा होगा। तो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो इसी को 200 ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है, और इसको 100 ले लो, ठीक है भाई। चलो पी का मान निकाल कर देखो, ए का मान कितना 100, 100 का 40% कितना 40, बी का मान कितना 200, 200 का 65% कितना, तो 130, सर यह वैल्यू कितना बना 170। क्यू का मान निकालो, सर 100 का 50% कितना 50, 200 का 50% कितना 100, तो टोटल कितना 150। तो इस केस में आपने क्या देखा, इस केस में आपने क्या देखा, सर पी क्या है क्यू के क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पी क्यू से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एक बार चेक कर ले, बी का मान मैंने ए से क्या लिया, ज्यादा लिया, ठीक है। यहाँ पे ए का मान 100, 100 का 40% 40, बी का मान 200, 200 का 65% कितना 130, इनको जोड़ा सर 170, यह 50% कितना 100 का 50% 50, और यह 100, तो ये 150। तो आपने कहा सर ये 150 170 है, तो पी क्यू से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सर क्या आप हर केस में देख रहे हैं कि क्यू पी से बड़ा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है सर, यहां पी क्यू से बड़ा हो रहा है, यहां पी क्यू से बड़ा हो रहा है, लेकिन यहां तो क्यू पी से बड़ा हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा पी क्यू से बड़ा होगा, नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्यू पी के बराबर होगा, नहीं। सर आप ऐसा कह सकते हैं कि पी क्यू के बराबर पी क्यू से बड़ा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। सर ये केस देखा तो पी क्यू से बड़ा हो गया, ये केस देखा तो पी क्यू से छोटा हो गया। दूसरा क्यू पी से बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है सर, यहां हो सकता है पर यहां फेल हो जाएगा, तो सर ये वाली बात गलत, ये वाली बात गलत। क्या पी और क्यू बराबर होगा, कहीं पे भी पी और क्यू बराबर निकल कर आया, नहीं, ये वाली बात गलत। तो इसका मतलब क्या है, चौथा सही है। उपयुक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला नहीं जा सकता कि पी क्यू के बराबर ही हो जाएगा, या पी क्यू से बड़ा हो जाएगा, या क्यू पी से बड़ा हो जाएगा। हम नहीं निकाल पाते एग्जैक्ट कि भैया तीनों में से क्या केस आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, चौथा। इसीलिए मैंने सारे केस ले लिए ताकि आप क्लियर हो जाओ कि सर गारंटी से नहीं कह सकते कि क्या इसमें संभावना बनेंगी। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। कह रहा है एक शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 3 लाख से कम कमाते हैं, ठीक है। 6% परिवार एक वर्ष में अधिक कमाते हैं, यहां कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर, यहां 2 लाख होगा। 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख लिख देता हूं, यहां पे 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो कितने परिवार है जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाएंगे, आपको परिवार की संख्या निकालकर बतानी है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे तो समझना। सर मैंने एक ये नंबर लाइन लिया, अब इसी से क्वेश्चन पूरा क्या होगा, सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या कहा, सर 30 लाख से कम कमाने वाले कितने हैं, सर 12% है। तो मैंने कह दिया, सॉरी 30,000 से, तो 30,000 से जो कम वाले हैं, ये 30,000 है, 30,000 से जो कम वाले हैं वो कितने हैं सर, 12% है। ऐसा मुझसे कहा गया क्वेश्चन में। फिर क्या कह रहा है, 6% परिवार क्या है, एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। तो इसको मैंने 2 लाख ले लिया, इसको मैंने 2 लाख ले लिया। तो 2 लाख से अधिक वाले कितने हैं सर, 6% है। 2 लाख से अधिक वाले कितने हैं, 6%। ये मैंने 2 लाख लिया, 2 लाख के ऊपर जितने भी हैं, जितने भी लोग होंगे कमाने वाले, वो
वैसे कितने हैं, तो 6% है। आगे क्या कहा, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 1 लाख कहीं ना कहीं यहां ले लेता हूं, यही तो आएगा। सर 1 लाख से अधिक कमाने वाले टोटल कितने हैं, 22%। अब खुद बताओ, 1 लाख से अधिक कमाना, तो वो 2 लाख भी कमा सकता है, वो 2.5 लाख भी कमा सकता है, वो 1.5 लाख भी कमा सकता है, सभी 1 लाख से अधिक वाले होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां से यहां, कहां से कहां, यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दी गई है, 22%, क्योंकि 22% लोग हैं जो 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 1 लाख ये रहा, 1 लाख से ऊपर जितने होंगे सब कितने हैं, तो 22% है टोटल। 2 लाख से अधिक वाले कितने हैं परिवार है, 6% है। तो मैं आपसे पूछूं 1 लाख से 2 लाख के बीच वाले कितने होंगे, तो आप कहोगे 22 में से 6 घटा दीजिए। अच्छा 22 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो वैल्यू मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे 16%। 16% ऐसे परिवार है जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। 22% ऐसे परिवार है जो 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 6% ऐसे परिवार है जो 2 लाख से अधिक कमाते हैं। ये वाली बात क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि सर 990 परिवार है जो 30,000 और 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो सर 30,000 और 1 लाख के बीच का डेटा यही वाला तो होगा। अब मुझे यह पता कर लेना है कि ऐसे कितने परिवार परसेंटेज में है जो 30 लाख से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सर यहां से यहां तक ये कंप्लीट डेटा अपने आप में 100% होगा क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कि सर 30 लाख के नीचे जितने भी है और 1 लाख के ऊपर जितने भी है सबको मिलाकर अपने आप में 100% होगा, बोलोगे जी सर। तो सर यहां से यहां तक टोटल जो परिवार है वो 100% है। 100% में से 12% ऐसे हैं जो 30,000 से कम कमाते हैं, 16% ऐसे हैं जो 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं, यहां 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं। तो आपने कहा सर 12% ये, 16% ये और टोटल 100% है, तो इसको 66% लिखा जाएगा, तभी तो ये टोटल 100% हो पाएंगे, बोलोगे जी सर। इसका मतलब क्या है, 30,000 और 1 लाख के बीच में टोटल 66% परिवार है। ऐसे परिवार जो 30 लाख से ऊपर और 1 लाख से नीचे कमाते हैं वो टोटल कितने हैं, सर 66% है। और यहीं पे टोटल परिवार की संख्या कितनी दी गई है, 990। इसका मतलब क्या है, सर परसेंटेज में वैल्यू 66 है, संख्या में वैल्यू 990 है। हमसे पूछा क्या, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने परिवार है। तो आप बताओ 1 लाख से 2 लाख के बीच में क्या है, तो सर 1 लाख से 2 लाख के बीच में 16% परिवार है। तो सर 16% का मान पूछा गया, निकाल दो, 990 बटा 66, 990 बटा 66 और गुना कितना, 16। बताओ 33 का 2 गुना, 33 का 3 गुना, 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 8 बार, और 8 में 30 का गुना कितना, 240। 240 ऐसे परिवार है जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में इनकम उनकी है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं, मतलब 13 विषम संख्या लिखा गया है, कितने अंकों वाला, 2 अंकों वाला। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कभी भी लगातार विषम संख्या लिखी जाए या सम संख्या लिखी जाए या लगातार कोई भी संख्या लिखी जाए, तो अगर पदों की संख्या विषम होता है तो ये बीच बीच वाला क्या होता है, अपना एवरेज होता है। बोलो हाँ या ना, ये चीज हम जानते हैं कि कोई भी लगातार मैं संख्या लिख दूं, चाहे वो सम लिखूं, चाहे वो विषम लिखूं, चाहे वो नेचुरल लिखूं, ठीक है। अगर लगातार मैंने कोई संख्या लिख दिया और मैंने कहा कि इसका औसत बताओ, तो शॉर्टकट क्या बताया है कि आप देखो पदों की संख्या क्या है। अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला औसत होगा, और पदों की संख्या सम है तो बीच में 2 नंबर आएंगे, उनका योग करके आधा करेंगे तो वो औसत होगा। ये बात क्लियर है। तो सर यहां कितनी संख्या की बात हो रही है, 13 संख्या की बात हो रही है। तो सर पदों की संख्या क्या होंगी, विषम। अच्छा अगर 13 संख्या की बात हो रही है तो सोच के देखो, आप सोच के देखना, सर 13 संख्या की बात हो रही तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये 13 संख्या होंगी। इस 13 संख्या में 1 2 3 4 5 6 इधर छोड़ दो, 6 इधर छोड़ दो, तो ये बीचों बीच वाला एवरेज होगा। आप जानते हो इसको अच्छे से कि सर 13 अगर लगातार संख्या लिखी गई है तो बीच बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा। ये बात भी हम जानते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, मतलब 13 में से 5 संख्याओं का माध्य 39 है। इसका मतलब मैं 5 संख्या पे फोकस करूंगा शुरुआत के। अगर शुरुआत का ये 5 संख्या है, इसका औसत 39 है, तो बीच वाला नंबर क्या होगा इन पांचों में से, 39। अच्छा तो इससे जस्ट पहले सम संख्या, विषम संख्या क्या होगा, 37। इससे जस्ट पहले क्या होगा, 35। इसके जस्ट बाद क्या होगा, 41। इसके जस्ट बाद क्या होगा, 43।
तो हमसे क्या पूछा, हमसे तो ये पूछा कि सर तेरे संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होगा, तो ये वाला नंबर। अब ये वाला नंबर कैसे निकालोगे, तो 43 के बाद विषम संख्या क्या आएगा 45, उसके बाद क्या आएगा 47, उसके बाद क्या आएगा सर 49, उसके बाद क्या आएगा 51, यह क्या आएगा 53, 53 के बाद क्या आएगा 55, 55 के बाद 57, 57 के बाद 59। तो हमसे तो भैया यही पूछा एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 47 होगा आंसर। आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 7वां नंबर पता करना था, 7वां नंबर 47 होगा, 47 अपना एवरेज होगा। क्लियर है बात। चलिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सारे करा भी रखे हैं आपको क्लास में। ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कह रहा है, 6 लड़के ABCDEF एक ताश का खेल खेलते हैं, ठीक है। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। चलिए इसको साथ साथ में पढ़ने के साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं। 6 लड़के कौन कौन है, A है, B है, C है, D है, E है और F है। ये 6 लड़के हैं। बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, एक एक करके सुनते जाएंगे। प्रत्येक के पास 10-10 पत्तों के एक ताश की गड्डी है। इसके पास भी 10 पत्ते हैं, इसके पास भी 10 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 है, इसके पास भी 10 है, सबके पास 10-10 पत्ते हैं। आगे क्या कह रहा है, F 2 पत्ते A से उधार लेता है। F क्या है, A से 2 पत्ते उधार लेता है। इसका मतलब क्या है, A से 2 पत्ता कम होगा और F में 2 पत्ता बढ़ जाएगा। यही तो हुआ, तुम मेरे से 2 रुपया उधार ले रहे हो, तो मेरे से 2 कम हुआ, तुम में 2 बढ़ गया। आगे क्या कह रहा है, और 5 पत्ते C को उधार देता है। F क्या करता है, अपने से 5 कम करके C को 5 पत्ता क्या देता है, उधार देता है। ऐसा कह रहा, लिखा है ना कि F 2 पत्ते A से उधार लेता है, यहां से 2 कम हुआ, यहां 2 जुड़ गया। फिर क्या कह रहा है, 5 पत्ते C को उधार देता है, तो खुद से 5 कम करके C को 5 दे देता है। आगे क्या कह रहा है, आगे C 3 पत्ते B को उधार देता है। C खुद से 3 कम करता है और B को क्या करता है, 3 दे देता है। ऐसा कह रहा है, C 3 पत्ते B को दे देता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जबकि B 6 पत्ते D को देता है, तो B अपने हिस्से से 6 घटाता है और D को 6 पत्ता क्या करता है, दे देता है। यही तो कह रहा है। जो एक पत्ता E की ओर बढ़ा देता है, D क्या करता है, एक पत्ता E को दे देता है, तो अब खुद से 1 कम करके और किसको 1 दे दिया, E को 1 दे दिया। अब क्या कह रहा है कि D और E के पास ताश के जितने पत्ते हैं वो निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो चलिए सर हम सबसे पहले पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके पास कितने पत्ते बचे। अब किसके पास कितने पत्ते बचे, तो सर A के पास 8 बचे, 10 थे 2 गायब 8 बचे। इसके पास 10 और 3 13, 13 में से 6 घटा दोगे B के पास 7 पत्ते हुए। 10 5 15, 15 में से 3 घटा दोगे 12 पत्ते C के पास हुए। 10 6 16, 16 में से 1 घटा दोगे तो 15 पत्ते D के पास हो गए। 10 और 1 क्या हो गए सर, 11 पत्ते E के पास। 10 और 2 12, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 पत्ते किसके पास, F के पास। अब जरा गौर करो, हमसे क्या कहा, D और E के पास कितने पत्ते हैं, तो हमने देखा कि सर D और E के पास टोटल कितने पत्ते हैं। D के पास 15 पत्ते हैं, E के पास 11 पत्ते हैं, तो 15 और 11 कितना हो गया, 26। तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मान है जिनके पत्तों की संख्या मिलाकर क्या हो जाए, 26 हो जाए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ABC, A का पत्ता कितना है 8, B का कितना है 7, तो 8 और 7 15, 15 और C का 12 है, तो इनको जोड़कर 26 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा देखो BCF, B के पास कितना है 7, C के पास कितना है 12, तो इनको जोड़ोगे सर 19 बनेगा। इनको जोड़ोगे क्या बनेगा, 19। और F कितना है 7 है, 19 और 7 26। जी सर, इनके पत्तों की संख्या D और F के बराबर हो गया, तो अगले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सर D और E को मिलाकर टोटल पत्ते कितने हैं, 26। इसके अलावा किसको मिलाकर टोटल पत्ते 26 होंगे, तो B, C और F के पत्ते मिलाकर क्या होंगे, 26 होंगे। यही हमसे पूछना चाह रहा था, देख लो। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दूध के एक नमूने में 50% क्या है, पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा में शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएंगी, ये आपको बताना है। देखो सुनना मेरी बात को गौर से। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में टोटल मिश्रण कितने का है। मैंने मान लिया एक दूध है, टोटल में शुरुआत में कितना दूध है नहीं पता, मैंने मान लिया कि 300 लीटर दूध है।
अच्छा 300 लीटर दूध है, इसमें 50% क्या है, पानी है। तो सर 50% पानी होने का मतलब अगर 300 की बात करें, इस 300 में बात करें कि सर दूध के एक नमूने में 50% पानी है, तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में 300 लीटर दूध है, 50% पानी है, तो इसका मतलब 150 लीटर दूध होगा और 150 लीटर क्या होगा, पानी होगा। यही तो कहना चाह रहा है इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग। बोलोगे जी सर। अब आगे क्या कह रहा है, इस दूध का 1/3, ये वाला जो दूध है ना, इसका 1/3, इसका कितना भाग सर, 1/3 भाग। सर इसका 1/3 भाग कितना होगा सर, 100 लीटर होगा। सुनना मेरी बात को गौर से, इस दूध का 1/3 भाग इतने ही मात्रा के शुद्ध दूध के साथ मिलाया जाता है, तो इसका 1/3 भाग कितना है सर, 100, और इसको इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध के साथ मिलाया जाता है, तो सर अगला भी क्या होगा, ये 100 तो ये 100, तो टोटल जो मेरे पास बना मिश्रण वो कितने लीटर का बना, 200 लीटर का बना। क्या ये बात क्लियर है कि इस दूध का 1/3 भाग इतने ही मात्रा के शुद्ध दूध के साथ मिलाया जाता है, तो सर इस वाले दूध का 1/3 100 लीटर है, इसको इतने ही मात्रा के साथ मिलाए, ये 100 लीटर, तो 100 लीटर और मिला दे तो टोटल कितना बन गया, 200 लीटर। तो हमें क्या बताना है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखो सर, ये जो शुरुआत में इसका 1/3 भाग 100 था, तो यहां अगर मैं दूध और पानी की बात करूं तो यहां पानी, दूध कितना होगा 50 और पानी कितना होगा 50, तो क्वेश्चन में कह रखा है ना कि 50% पानी है, तो सर इसका 1/3 भाग कितना है 100 का 50% कहने का मतलब 50 लीटर दूध और 50 लीटर कितना है पानी। तो सर अगर मैं पानी की बात करूं, टोटल मिश्रण की बात करूं, तो सर ये 200 है, टोटल मिश्रण कितना है 200, जिसमें पानी कितना है सर 50। तो आपसे ये पूछा गया कितना कम हो गया, तो सर 50 लीटर पानी कम होगा कितने में, टोटल 200 में, और गुना किसका करा जाएगा, 100 का, परसेंट के लिए। सर 2 0 से 2 0, 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 25 बार। तो इसका मतलब क्या है कि पानी 25% तक क्या हो जाएगा, कम। शुरुआत में पानी 50% था, बाद में पानी क्या होगा, 25% कम हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा था। क्लियर है ये बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ है और 60 किलोमीटर की क्या है इसकी औसत चाल है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से क्या करेंगी, मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन कराए मैं आपको। देखो समझना, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन क्या है सर, दिल्ली है, और एक स्टेशन क्या है सर, मुंबई है। अब देखो गौर से सुनना, दिल्ली से मुंबई के लिए एक रेलगाड़ी 40 की स्पीड से चलती है। स्पीड कितनी है सर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है 2 घंटे के बाद, तो सर ये 2 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय कर जाएंगी, तो आप कहोगे सर 2 घंटे में ये 80 की दूरी तय कर जाएंगे, हाँ या ना। क्योंकि सर डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। सर 40 की चाल से 2 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय हो जाएगी सर, 80 की दूरी तय हो जाएगी। मतलब जो मालगाड़ी यहां से शुरू हुआ वो 80 किलोमीटर आगे जा चुका है। कितने किलोमीटर आगे जा चुका है, 80 किलोमीटर आगे जा चुका है। मतलब मालगाड़ी यहां पे पहुंच गया। ये जो मालगाड़ी है वो कहां पहुंच गया, यहां, और इसकी स्पीड कितनी चल रही है, 40 की चल रही है। अब क्या कह रहा है कि पीछे से कौन सा ट्रेन आ रहा है, पीछे से कौन सा ट्रेन आ रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रहा है, यही तो लिखा है, ठीक है। अब यहां से एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है जिसकी चाल कितनी है सर, 60 किलोमीटर पर आवर है। ये कौन सी ट्रेन है सर, एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि दिल्ली से चली है इस साइड, मुंबई के साइड ही, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। इस ट्रैक पे ये और इसके पैरेलल ट्रैक पे ये चल रही है। तो सर मैं ये कहूंगा कि सर 2 घंटे में मालगाड़ी 40 की स्पीड से टोटल कितनी दूरी तय कर जाएंगी, 80। जब ये 80 की दूरी तय कर जाएंगी उस टाइम पे एक्सप्रेस गाड़ी इस दिल्ली वाले स्टेशन से क्या करेंगी, खुलेंगी, जिसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी वाली ट्रेन से मिलेगी। मतलब ये वाला ट्रेन इस वाले ट्रेन को कितने समय में पकड़ लेगा, पहले ये पता करना पड़ेगा, तभी तो हम ये पता कर पाएंगे कि कितनी दूरी बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले हम ये पता कर ले सर दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। सर तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। तो मिलेंगे जब भी तो इस 80 किलोमीटर के बीच में ही मिलेंगे। बोलोगे जी सर। तो सर दोनों मिलाकर टोटल दूरी तो कितनी तय करेंगे, 80।
सर ये 40 की चाल से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 60 की चाल से भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और दो रेलगाड़ी अगर समान दिशा में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, तुलनात्मक चाल लेते हैं। और तुलनात्मक चाल कैसे निकालते हैं, चालों का अंतर लेके। तो सर 60 में से 40 घटाओगे कितना, 20। अब मैंने यहां से इसको काटा तो हमने क्या कहा कि सर दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेगी, 4 घंटे बाद। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि दिल्ली से कितनी दूरी बाद मिलेंगे। दिल्ली से डिस्टेंस बताओ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कहां से बताओ, दिल्ली से बताओ। तो सर डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम होता ही होता है, ये हम जानते हैं। सर दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे। क्योंकि दिल्ली से दूरी पूछा तो दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल कितनी है, 60, तो 60 का गुना कर दो। तो आपने कहा दिल्ली वाली ट्रेन 60 का 4 गुना 240 किलोमीटर तय करेंगी, तब जाकर क्या करेंगी, इस वाले रेलगाड़ी से मिलेंगी। मान लो आपसे पूछता कि मालगाड़ी वाली चाल, मालगाड़ी वाली ट्रेन, ये सॉरी ये जो मालगाड़ी है इससे पूछता तो आप कहते 40 गुना 4 कितना, 160। ये 160 किलोमीटर तय करता, ये 240 किलोमीटर तय करता, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से मिलता। आपसे सिंपल ये पूछा दिल्ली वाली कितनी दूरी तय करके इससे मिल जाएंगी, तो आप कहोगे दिल्ली वाली टोटल 240 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, तब जाकर इस वाले ट्रेन से मिलेगी। ये वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करती, तो 40 गुना 4 116। आप देखो 240 और 160 इनके बीच अंतर 80 का चल रहा है, बोलोगे जी सर। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 240। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कुछ 3 अंकीय संख्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 3 अंकों की संख्या है, इसकी विशेषताएं बताई गई है। पहला क्या बताएगा, सभी 3 अंक की संख्या भिन्न भिन्न है। भिन्न है मतलब जितने भी अंक है सब अलग अलग है। अगला क्या बताएगा, संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। जो 3 अंकों की संख्या है उसमें 7 का भाग लग जाता है, ऐसा कहा गया। अगला क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को उलट देने पर भी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि समझना, जैसे मान लो मैंने एक 3 अंकों की संख्या लिख दी 126, तो मैं पूछूं क्या ये 7 से कट रहा है, बोलोगे जी सर ये 7 से कट रहा है। कट रहा है ना, 7 एकम 7, कितना बचा 5 और 6 7 अट्ठू 56, 7 से कट रहा है। अब इनके अंकों को पलट दो, तो अंकों को पलटोगे तो 6 2 1 होगा। तो सर ये भी 7 से कटना चाहिए क्या, लेकिन ये 7 से कट रहा है नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसी 3 अंकों की संख्या लो जिसमें 7 का भाग लगे और उनके अंकों को पलट दे तो उनमें भी 7 का भाग लगे। तो ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या आपको संख्या बन सकती है, ये आपको बताना है कि ऐसे 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो, या कितनी संख्या होंगी जिसमें 7 का भाग लग जाए और उनके अंकों को पलटने पर भी 7 का भाग लग जाए। तो मैंने कहा 126 एक 3 अंकों की संख्या, इसमें 7 का भाग लग रहा है। इनके अंकों को पलटा तो सर 621 हुआ, तो क्या इसमें 7 का भाग लग रहा है, नहीं, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मान लो अगर मैंने कह दिया कि सर 259 है, मैं पूछूं इसमें 7 का भाग लग रहा है, लगाओ 7 3 21 और 7 7 49, जी सर 7 का भाग लग रहा है। इनके अंकों को पलट दो, तो अंकों को पलटोगे तो 9 5 2 होगा। क्या इसमें 7 का भाग लग रहा है, लगाओ 7 एकम 7 या कितना 25, फिर कितना 7 3 21 और 7 6 कितना 42, इसमें भी 7 का भाग लगा रहा है, तो ये वाला नंबर काउंट कर लेंगे। तो ऐसे टोटल कितनी संख्या बन सकती है, यही आपको ऑप्शन में टिक लगाकर बताना है। अब इस तरीके से तो आप सोचने बैठोगे तो सोच नहीं पाओगे, तो करना क्या होगा, सुनना। सिंपल सी मैं मान लेता हूं कि 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड जिसमें 7 का भाग लग रहा है। तो सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे ही तो लिख सकता हूं। अच्छा 3 अंकों की ये संख्या, इनके अंकों को पलट दो तो क्या होगा, अंकों को पलट दोगे तो जेड वाई एक्स होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, 100z प्लस 10y और प्लस क्या x। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं। सर एक्स वाई जेड, इसमें से मैं किसको घटा रहा हूं, जेड वाई एक्स को। तो सर ये घटेगा, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो आपने कहा सर 10y से 10y घटा, 100 में से अगर x घटाऊंगा तो 99x होगा, और z में से मैं 100z घटाऊंगा तो माइनस 99z होगा। थोड़ा सा और सरल करके लिखूं तो क्या 99 कॉमन हो जाएगा, बोलोगे जी सर। और यहां क्या बचेगा, x माइनस जेड। यहां तक की कहानी क्लियर है कि मैंने 3 अंकों का ऐसा संख्या लिया एक्स वाई जेड जिसमें 7 का भाग लग रहा है, फिर इनके अंकों को उल्टा, इसमें भी 7 का भाग लग रहा है, मैं मान के चल रहा हूं। इसको इस तरीके से लिख सकते थे, इसमें से इसको घटाया तो मेरे पास 99 गुना एक्स माइनस जेड आया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर आया है इसमें 7 का भाग लगना ही लगना है, ये फिक्स है।
अच्छा 7 का भाग लगना है, इसका मतलब क्या है, जैसे सुनना मेरी बात, कल होकर मैंने लिख दिया 32 गुना 14, तो मैं पूछूं क्या इसमें 7 का भाग लग रहा है, तो आप बोलोगे जी सर लग रहा है। तो चेक करो, क्या 32 में 7 का भाग लग रहा है, नहीं, लेकिन 14 में 7 का भाग लग रहा है, इसका मतलब 32 गुना 14 में भी 7 का भाग लगेगा। तो यही चीज यहां पे देखेंगे कि सर 99 गुना x माइनस जेड है, तो क्या सर 99 में 7 का भाग लग रहा है, नहीं सर 99 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सर x माइनस जेड जो होगा इसमें 7 का भाग लगना ही लगना चाहिए, ये बात हमें क्लियर पता चल गई। तो मैं सोचूंगा x और z की जगह ऐसा क्या क्या अंक लिया जाए, ऐसा क्या क्या अंक लिया जाए जो 7 से कट जाए। तो आप सोचोगे कि सर अगर मैं x की जगह 9 ले लूं और z की जगह 2 ले लूं, तो 9 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 7, क्या यह कट जाएगा 7 से, बोलोगे जी सर। सर उल्टा भी ले सकता हूं, इसकी जगह 2 ले लूं, इसकी जगह 9 ले लूं, तो भी ये 7 से कट जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं तो भी ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से, क्योंकि हमें ये नहीं कहा ना कि संख्या पॉजिटिव है नेगेटिव या माइनस में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला मैंने 8 ले लिया और 1 ले लिया, तो 8 में से 1 घटाऊंगा, सर ये भी 7 से कट जाएगा। इसका उल्टा 1 माइनस 8, ये भी 7 से कट जाएगा। और अंक ही तो रखोगे, क्योंकि x और z क्या है अंक, और अंक टोटल कितने होते हैं 10, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक ऐसे 2 अंक लेने हैं जो जिनका अंतर 7 से कट जाए। तो 9 और 2 2 9, 8 1 1 8, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब भैया अगर कोई सोच रहे हो कि सर 7 0 ले ले या 0 7 ले ले, तो काम नहीं बनेगा। कैसे, x का मान मैं 7 लूं, ठीक है सर, x का मान यहां 7 ले लिया, और z का मान 0 लूं, ठीक है, 3 अंकों का बन गया। लेकिन जैसे इसको पलटोगे तो ये 0 और 7 होगा, तो ये 2 अंकों का बन जाएगा। तो सर 7 0 नहीं ले सकते। तो टोटल ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, 4। अगर 4 पेयर बन रहे हैं तो संख्या भी कितनी बनेंगी, 4 ही बनेंगी। ये बात ध्यान में रखना था और ऑप्शन में टिक लगाना था। क्लियर है ये बात है। अब ये संख्या कौन कौन सी बन जाती, तो सर एक तो 952 बन जाता, एक 259 बन जाता, एक 861 बन जाता, और एक 168 बन जाता है। क्लियर है। तो ये 4 संख्या बनेंगी और ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। कि ऐसी 4 संख्या है 3 अंकों की जिन 7 से विभाजित हो और उनके अंकों को पलट दें तो भी वो 7 से विभाजित हो जाएंगे। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या कह रहा है, 99 से 100 के बीच। तो सर 99 से 100 के बीच का मतलब क्या हुआ, 99 से 1000 के बीच का मतलब क्या हुआ, 100 से 999 तक। बोलो हाँ या ना। हमसे कह रहा 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंक 8 इकाई स्थान पे हो। इकाई पे 8 होने का मतलब यहां, जैसे मान लो मैंने कह दिया 108, इकाई पे 8 है, चल जाएगा। मैंने कह दिया 118, इकाई पे 8 है, तो चल जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 100 से 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसके इकाई पे 8 है, काउंट करके बताना है। तो देखो आसान है, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या होगी, ये तो फिक्स है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और इकाई पे 8 फिक्स कर रहा है, तो इसको तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज ही तो करना है। कि कह रहा है कि इकाई पे 8 होना चाहिए, ऐसे सारे काउंट कर लो, तो इकाई पे तो फिक्स है 8 होगा, तो इसको तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सर दहाई पे टोटल कितने अंक हो सकते हैं, तो सर 10 अंक हो सकते हैं क्या, बोलोगे जी सर कैसे, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। सर सैकड़े पे कितने अंक हो सकते हैं, सर 9 अंक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां 0 नहीं ले सकते, अंक टोटल 10 होते हैं, 10 में से हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहां 0 लेंगे तो फिर ये तो 100 और से 999 तक नहीं होगा, क्योंकि 0 लेते ही वो 2 अंकों का बन जाएगा। तो आपने क्या कहा, इसको 9 तरीके से दहाई को अरेंज, सैकड़े को 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दहाई को 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इकाई को 1 तरीके से। तो टोटल कितने बार 8 आएगा, तो 90 बार 8 आएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा काउंट कर लो, 100 से 999 तक, तो 100 से 200 तक देख लो, 100 से 200 तक 108 118 128 138 148, ऐसे करके टोटल कितने आएंगे 10। तो वैसे ही ऐसे कितने स्लॉट बन जाएंगे, सर 9 स्लॉट बन जाएंगे, सबके बीच में 10 10 आएंगे 8, तो 10 गुना 9 90 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए भाई अगले को देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, यदि एक प्रतिस्पर्धा आंकड़े में माध्य माध्यिका और बहुलक है, बहुलक माध्यिका से बड़ा है, माध्यिका माध्य से बड़ा है, तो कह रहा है इनमें से क्या बातें होंगी। तो सर बड़ा होने का मतलब, मान लो अगर ये 5 है तो इससे छोटा होगा 4 है और ये 3 है, यही ऐसा कुछ होगा। सर ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। सर मैं यहां देख रहा हूं कि माध्य है, तो ये माध्य हो गया, ठीक है, माध्यिका इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है, और बहुलक इससे अधिक हो जाएगा। ये क्या है सर, मीन है, ये क्या है सर, मीडियन है, और ये क्या है सर, मोड है। अब आगे क्या कह रहा है, पढ़ो।
पहला कह रहा है सिमिट्री, सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या तीनों बराबर है? नहीं, ये वाला चीज गलत है। अगला क्या कह रहा है? स्क्विड टू राइट, दाहिनी ओर विषम है, मतलब दाहिनी ओर कम हो रहा है क्या? पहले तो ये देखो सर, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो सर ये दाहिनी ओर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो सर ये वाले ऑप्शन क्या होंगे? गलत। फिर कह रहा है ना सम्मित है ना विषम है, ये भी गलत। फिर क्या कह रहा है? बाईं ओर विषम हो रहा है, मतलब बाईं ओर ये घट रहा है क्या? देखो सर बाईं ओर घट रहा है, तो सर ये वाली बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, कि दाईं ओर विषम होने का मतलब दाईं ओर घटना, बाईं ओर विषम होने का मतलब बाईं ओर घटना, ये कहना चाह रहा है। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बराबर होना। ये वाली बात ध्यान में रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी। 1 वर्ष पहले किसी संख्या का वर्ग, अगले वर्ष किसी संख्या का क्या है? घन है। तो उसे अपनी आयु को पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का इंतजार करना होगा? तो मैंने कहा था भैया ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, पहले भी पूछा जा चुका है। एक लौता नंबर यही है 26। 26 से जस्ट पहले वाला क्या होगा? वर्ग, और 26 से जस्ट बाद वाला क्या होगा? घन। और कोई नहीं मिलेगा आपको। बोलोगे जी सर, कि अगर उसकी वर्तमान आयु 26 रखी जाए तो 1 साल पहले 25, मतलब ये 25 5 का वर्ग, 1 साल बाद 27, 27 किसका घन? 3 का घन। कंडीशन फॉलो। अब हमसे कह रहा है कि कितने वर्ष का और इंतजार ये कर ले, अभी वर्तमान में 26 का है, कि सर किसी ना किसी संख्या का घन बन जाए, तो सर कितने वर्ष और कर ले? सर 38 वर्ष। जोड़ लो सर, जैसे ही इसमें 38 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 किसका घन है? 4 का। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट करना था, दिमाग नहीं लगाना था, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। तो पी क्यू आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में आय किस अनुपात में बांटना होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी इफिशियंसी होती है, जो आपकी क्षमता होती है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको इनकम मिलता है। कहने का मतलब आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। क्लियर है? तो आपकी जो क्षमता होगी उसी के अनुसार आपकी इनकम होगी। ये वाली बात आप ध्यान में रखना कि जितना काम करूंगा उतना पैसा मैं कमाऊंगा। तो अगर मुझे क्षमता का रेशियो पता चल गया तो इनकम का रेशियो पता चल जाएगा, और इनकम का रेशियो पता चल गया तो क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है? देखो, पी और क्यू की बात कर रहा है। सर इसकी क्षमता का रेशियो क्या दिया गया? इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया गया है? तो इसकी क्षमता इससे 3 गुनी है, ऐसा कह रहा है। अगला क्या कह रहा है? पी और क्यू को साथ में ले लिया जाए तो यह आर से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। तो यह 1 और ये 4। अब ये 2 कंडीशन दिए गए। कंडीशन क्या क्या दिया गया? कि सर इसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है, इन दोनों की क्षमता इसकी 4 गुनी है। तो मुझे बताओ यहां पी और क्यू मिलाकर कितना है? 4 है। क्या यहां पे भी पी और क्यू मिलाकर 4 है? जी सर, दोनों जगह 4 है। इसका मतलब पी और क्यू किस रेशियो में बांट रहे हैं क्षमता को? 3 और 1 में। और आर की क्षमता पहले से 1 दी गई, तो इनकी इफिशियंसी क्या हो गई? इनकी क्षमता क्या हो गई? इनकी क्षमता 3:1:1। तो सर इनके इनकम का भी रेशियो क्या होगा? 3:1:1। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। जो इनकी क्षमता का रेशियो वही इनके इनकम का रेशियो। अगले को देखो, क्या कह रहा है? एक थैली में 20 गेंद है, 8 हरी गेंद है, 7 सफेद गेंद है, 5 लाल गेंद है। आंख बंद कर थैली में न्यूनतम कितनी गेंदें निकालने आवश्यक है किसी को भी बिना बदले, जिससे सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक कलर के कम से कम 1 गेंद चाहिए। करा रखा है ना क्लास में। देखो सीधी सी बात है, ग्रीन कलर की कितनी गेंद है? 8। व्हाइट कलर की कितनी गेंद है सर? 7। और रेड कलर की कितनी गेंद है? 5। और यह टोटल मिलाकर कितनी गेंद है सर? 20 है। बोलो हाँ या ना। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमें बॉल निकालना है। एक बॉक्स में ये सारे बॉल है, हम बॉल निकालेंगे। पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, आंख बंद करके 5वां निकाला, 7वां निकाला, 8वां निकाला, देख नहीं रहे। तो हम कम से कम कितनी बार बॉल निकाले कि हर कलर के बॉल मुझे मिल जाए, ये तीनों कलर के बॉल मिल जाए? तो हम क्या सोच सकते हैं कि अधिक से अधिक हम क्या क्या बॉल निकाल सके? तो हम ऐसे कहें, अगर मैंने 8 के 8 ग्रीन निकाल लिया, 7 का 7 व्हाइट बॉल निकाल लिया, सोच के देखो कि सबसे मैक्सिमम बॉल किसका है? ग्रीन का। तो अगर मैं 8 के 8 ग्रीन बॉल निकाल लूं, उसके बाद मैक्सिमम किसका है? व्हाइट का। 7 के 7 व्हाइट बॉल निकाल लूं, तो इसका मतलब क्या है? सर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले 8 बॉल
ग्रीन के निकाल लूं, 7 बॉल मैं व्हाइट के निकाल लूं। क्लियर है? तो इसके बाद जो मैं अगला कोई भी बॉल निकालूंगा तो ऑटोमेटिक है एक भी बॉल कोई भी निकालूं वो व्हाइट ही होगा, सॉरी वो रेड ही होगा। बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब क्या है कि 8 7 15 और 1 16, कम से कम 16, कम से कम कितनी बार बॉल निकालना पड़ेगा? 16 बार। 16 बार बॉल निकाल लूंगा ना, तो उसके बाद देखूंगा तीनों तरह के बॉल मुझे मिल जाएंगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ गए? ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि मैंने देखा सबसे अधिक 8 ग्रीन है, 7 व्हाइट है और 5 क्या है? रेड है। तो मैंने सोचा कि अगर ग्रीन वाले सारे निकल जाते तो 8 अटेम्प्ट, रेड वाले सारे निकल जाते, सॉरी व्हाइट वाले सारे निकल जाते तो 7 अटेम्प्ट, 8 7 15 अटेम्प्ट हो चुके। अब अगला अटेम्प्ट निकालूंगा तो फिक्स है कि मुझे रेड ही मिलेगा। तो मतलब क्या है कि 16 अटेम्प्ट जब मैंने लिए, 16 बार मैंने जब गेंद को निकाला तो सभी कलर के एक गेंद कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमसे यही कहा ना, कम से कम एक गेंद मिलना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, चार भी चलेगा। तो 16 अटेम्प्ट के बाद कम से कम हर कलर का एक गेंद तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए। 17, किसी शहर में पहले 4 दिन का औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज किया गया। आखिरी 2 दिन वर्षा का रेशियो कितना है? 4 और 3 है। फिर क्या कहा? 6 दिन का जो वर्षा का औसत है वह कितना है? 0.50 इंच है। तो 5वें दिन कितनी वर्षा हुई ये बताना है। टोटल 6 दिन की बात हो रही है। अब भैया ये तो बहुत आसान है सर, टोटल कितने दिन वर्षा हुई? 6 दिन। 6 दिन में से 4 दिन का औसत पता है, बाकी 2 दिन का मुझे रेशियो पता है, तो उसी में मुझे बोल रहा है 5वें दिन का बताओ। तो सीधी सी बात है, अगर ये 4 दिन का है तो ये 5वें दिन का रेशियो, ये 6ठे दिन का रेशियो है, तो मुझे 5वें दिन की वर्षा बतानी है। कर लेते हैं सॉल्व। मुझे एक बात बताओ, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो टोटल वर्षा निकालनी हो तो औसत में संख्या का गुना करेंगे। ठीक है सर, यहां कितने दिन की बात हो रही है? 4 दिन। 4 दिन में कितनी वर्षा हो गई औसतः? 0.40। तो टोटल वर्षा क्या होगी? 4 गुना 0.40। 5वें दिन कितनी वर्षा है? नहीं पता, मैंने मान लिया x। 6ठे दिन कितनी वर्षा है? मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया y। तो ये 6 दिन की टोटल वर्षा हो गई। अगर बराबर में मैं कहूं कि सर 6 दिन का टोटल वर्षा कितना होगा, तो 6 और औसत वर्षा कितना है? 0.50। ये भी 6 दिन का टोटल वर्षा, ये भी 6 दिन का टोटल वर्षा। सॉल्व कर लो सर। 4 चौका 16, 160 में 2 अंक बाद दशमलव बैठाओगे 1.6, प्लस 5वें दिन की वर्षा और 6ठे दिन की वर्षा, इनको गुना करोगे 3। तो यहां से x प्लस वाई का मान कितना आएगा? 3 माइनस 1.6, कहने का मतलब 1.4। इसका मतलब 5वें और 6ठे दिन की टोटल वर्षा कितनी है? 1.4 इंच है। और सर इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? सर इनका रेशियो देखिए 4 और 3 दिया है, तो टोटल कितना बैठेगा? 7। 7 के यह कितने गुने पे बैठा है? तो सर 0.2 गुने पे बैठा है। तो मैं आपसे पूछूं कि सर 5वें दिन कितनी वर्षा हुई? तो 4 गुना क्या करोगे? 0.2, सर 0.8 इंच। मैं पूछूं 6ठे दिन कितनी वर्षा हुई? तो 3 गुना 0.2 करोगे 0.6। हमसे पूछा क्या है सर? 5वें दिन, तो 5वें दिन का आंसर क्या होगा? 0.80 इंच। कि 5वें दिन जो वर्षा हुई वो 0.80 इंच हुई। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए। 18 नंबर क्या कह रहा है? एक 2 अंकीय संख्या को उत्क्रमित किया गया, मतलब उल्ट पलट दिया गया। तो 2 संख्याओं में, 2 अंकों की संख्या में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर किया गया, तो वृहत्तम शेषफल क्या होगा? देखो कहना क्या चाह रहा है, सुनना। कि मान लो कोई 2 अंकों की संख्या है 43, ये ठीक है, इसके अंकों को पलट दो, कितना हो गया? 34। अब तुमने 43 में 34 का भाग लगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सर यहाँ 9 आएगा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है आपको क्वेश्चन में। यहाँ तो 9 आ गया, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक 2 अंकों की कोई संख्या ले लिया, उनके अंकों को उल्टा किया और भाग लगाया, तो सबसे अधिक रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा, 27 आएगा, 36 आएगा या 45 आएगा? चेक कर लेते हैं। सर 2 अंकों की संख्या शुरू 10 से होती है, एंड 99 पे होती है, तो हम 99 से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, 99 है 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों को पलटेंगे तब भी 99 होगा, तो यहां रिमाइंडर 0 आएगा। जी सर। अगली 2 अंकों की संख्या 98 होगा, इनके अंकों को बदलेंगे तो 89 होगा, और सर यहां भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। 98 में 89 का भाग लगाओ, शेषफल 9, एक बार पारा पढ़ोगे।
अगला दो अंकों की संख्या 97, इनके अंकों को पलटा सर 79, यहां रिमाइंडर कितना आएगा 18। 79 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो सर कितना बचेगा 18। आगे देखो सर, अगला मैंने लिया 96, 96 का अंकों को पलटूंगा सर 69, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो सर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बचेगा 36। अगला मैंने लिया 95, 95 के अंकों को पलटा कितना आएगा सर 59। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ 36 नहीं, यहाँ 27 आएगा ना, एक बार पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है 9 एक 7 सर, ठीक है। 95 के अंकों को उल्टा किया सर 59, तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा 36 आएगा, इनको जोड़ लो सर, ये 36 है। अगला क्या होगा सर 94, 94 के अंकों को बदलूंगा सर 49, भाग लगाऊंगा तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा 45। आगे और चेक कर लो सर, अगला 93 आएगा, इनके अंकों को पलटूंगा सर 39, और 39 में 93 में 39 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 15, क्योंकि 39 का पहाड़ा दो बार पढ़ूंगा 78, 93 में से 78 घटाऊंगा तो 15। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सर जो मैक्सिमम रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है। इसके बाद जाते ही रिमाइंडर क्या होगा कम होने लग जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 45, कि दो अंकों की संख्या मैं लूं, उनके अंकों को उलट दूं और भाग लगाऊं तो मैक्सिमम रिमाइंडर, अधिकतम रिमाइंडर क्या हो सकता है सर 45 हो सकता है। क्लियर है ये बातें? चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले को देखो सर 19 नंबर, क्या कह रहा है एक्स और वाई की मासिक आय। ये तो भैया करा कराया क्वेश्चन है। एक्स और वाई है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है सर 4 और 3, खर्च का रेशियो क्या दिया गया है सर 3 और 2, सर बचत कितना है, ये भी 6,000 रुपया बचा लेता है और ये भी 6,000 रुपया बचा लेता है। याद करो मैंने कहा था आपको कि अगर दोनों की बचत समान है तो सर इनके बीच अंतर भी क्या होना चाहिए समान। आय में से खर्च घटाकर वही अंतर होना, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए समान। तो चलो चेक कर लेते हैं सर, 4 में से 3 घटाऊंगा तो यहां अंतर 1 का, यहां भी बचत 1 का, और 3 में से 2 घटाऊंगा तो यहां भी अंतर 1 का, दोनों जगह बचत 1 का, और यहां बचत कितने का है 6,000 का, मतलब 1 किसके बराबर है 6,000 के बराबर, और 1 बराबर 6,000 मतलब रेशियो का मान 6,000। तो भैया हम डायरेक्ट बता सकते हैं इनकम क्या होंगी इनकी। तो मैंने कहा 6 चौका 24,000 एक्स कमाएगा, 6 तिरी 18,000 वाई कमाएगा। हमसे पूछा क्या है उनकी कुल मासिक आय, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे 18 और 24 42,000। ऑप्शन नंबर डी करा रखा है 42,000। क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल ही सही होता। इसका दूसरा तरीका भी बताया था, ये पहला तरीका था, इसका दूसरा तरीका भी बता रखा है। चलिए भाई अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक कमरे की 2 दीवारें और एक छत बिंदु पी पर समकोण पर मिलती है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं आपको, ठीक है। एक मक्खी हवा में है जो पहले दीवार से 1 मीटर दूरी पर है, दूसरे दीवार से 8 मीटर दूरी पर है और बिंदु पी से 9 मीटर दूरी पर है। तो मक्खी छत से कितनी दूरी पे है। तो भैया तुम जिस कमरे में उस कमरे को देखो, कहीं ना कहीं इमेजिन करो मक्खी है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक दीवार से 1 मीटर दूरी, दूसरे दीवार से 8 मीटर दूरी और पी बिंदु से सर 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमको बताना है छत से कितनी दूरी पर है। तो देखो कुछ ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। कमरा कैसा है 3D है भैया, ये है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है एक कमरे की 2 दीवार और एक छत बिंदु पी से समकोण पर है। तो भैया ये वाला छत हो गया और इसका ये 2 दीवार हो गया, ये बिंदु पी से क्या है समकोण पे है, ये वाली बात ध्यान रखना। बिंदु ये छत हो गया ना, ये छत और ये 2 दीवार हो गए, इससे क्या है समकोण पे। एक मक्खी हवा में है, कहीं ना कहीं हवा पे है, जो पहले दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे मान लो ना ये वाला, ये जो छोटा छोटा दीवार दिख रहा है ना, इससे 1 मीटर की दूरी पर है, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरे से ये बड़ा वाला मान लो, इससे 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, ऐसे ले लो, ये पॉइंट पी ले लो, ठीक है। ये समकोण बन रहा है। आगे क्या कह रहा है पी से 9 मीटर की दूरी पर, मान लो यहां पे है तो भैया ये 9 मीटर की दूरी पर है, ये 9 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे कह रहा मक्खी छत से, मतलब इस वाले छत से ये कितनी दूरी पर है। तो सर सीधी सी बात है, हम जानते हैं ना कि विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। कह रहा है ना कि एक कमरा, तो कमरा कैसा है, घनाकार आकृति का है, क्योंकि चारों दीवार की बात कर रहा है। फिर छत होगा, फिर फर्श होगा, तो सर घनाकार आकृति का है। तो सर घन का हम विकर्ण क्या जानते हैं, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमने देखा सर विकर्ण की लंबाई कितनी है, सर विकर्ण से यह कितनी दूरी पर है, मक्खी 9 पर, एक दीवार से 1 पर, दूसरी दीवार से 8 पर। तो हमसे कहा छत से कितनी दूरी पर है, मतलब h ही तो निकालना है। सर कहीं ना कहीं यहाँ मक्खी होगा, इस दीवार से 1 मीटर पर, उस दीवार से 8 मीटर पर, छत से कितनी दूरी पर है, और विकर्ण इसका दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, वहां से इस कोने पे ये विकर्ण हो गया, इसकी लंबाई 9 दी गई है। तो आपने कहा सर ये 9 है, इधर इस रूट हटाओगे स्क्वायर आएगा। सर ये 8 है, यह कितना है, 1 है, तो हमें ये h निकालना है। सर यह 81 हो गया, ये 64 और एक 65 घटा दो बराबर h स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये 16 बराबर h स्क्वायर, तो h कितना होगा सर 4 होगा। छत से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, बात खत्म। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 2 अंकीय संख्या है, इन संख्या और इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर 27 है। सर 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10x प्लस वाई हो सकता है, इनके अंकों को पलट देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और कह रहा इनके बीच का जो अंतर है ना, यह अंतर 27 है। तो ऐसी अधिकतम 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है ये बताना है। तो पहले इनको सॉल्व कर लो। सर ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर कितना 27। तो मैं कहूँगा 9x माइनस 9y बराबर 27। तो अगर 9 कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 3। नहीं, 9 कॉमन लिया, 9 से 27 कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। तो आप क्या कहोगे, x माइनस वाई बराबर 3, मतलब x और y अंक है, इनके बीच अंतर कितने का बैठना चाहिए, 3 का। तो बैठाओ ना। सर x और y का मान क्या क्या लिया जा सकता है, अंक ही लोगे तो सर 9 और 6 लेंगे अंतर 3 आ जाएगा, जी सर। 8 और 5 लेंगे अंतर 3 आएगा, जी सर। 7 और 4 लेंगे अंतर 3 आएगा, जी सर। 6 और 3 लेंगे अंतर 3 आएगा, क्योंकि अंतर 3 लाना है। और क्या ले सकते हैं, 5 और 2 अंतर 3 आएगा। और क्या ले सकते हैं, 4 और 1 अंतर 3 आएगा। अब कहोगे 3 और 0 कैसे ले लोगे, अगर 3 और 0 लोगे तो एक संख्या तो सर बन जाएगा 10 तिया 30, और ये 0, तो 30 और 0 30 बन जाएगा। उल्टा करोगे तो सर ये 0 और ये कितना 3 3, तो सर 2 अंकों का नहीं रहेगा, तो ये नहीं ले सकते। तो टोटल यही 6 लोगे। तो हमसे पूछा कितने, 3 4 5, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे अधिकतम कितनी 2 अंकों की संख्या संभव है, तो सर यही 6 संभव है। कैसे, एक संख्या 96 लो, 96 का उल्टा करो 69, अंतर देखो 27 का। 85 लो, 85 का उल्टा 58 करो, अंतर 27 का। 74 लो, 74 का उल्टा 47 करो, अंतर 27 का। 63 लो, 63 का उल्टा 36 घटाओ 27। 52 52 का उल्टा 25 घटाओ 27। 41 41 का उल्टा 14 घटाओ 27। अब ये 30 होता, 30 का उल्टा 3 लेते, लेकिन 3 2 अंकों की नहीं है ना, तो ये काउंट नहीं करना। तो टोटल 6 है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब ऐसे क्वेश्चन तो अभी हाल फिलहाल में भी हमने करे ही करे हैं। क्या कह रहा है कि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्याएं लिखी गई है, तो अंकों को काउंट करके बताना है। चलिए कर लेते, क्या दिक्कत है। सर 1 से 9 तक लिखा होगा तो संख्या कितनी होगी, 9, और सभी एक एक अंकों वाली संख्या है, तो टोटल अंक कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे, 9। सर 10 से 99 तक कितनी संख्या होंगी, 90, और हर एक संख्या में 2 अंक होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 180। हमें 150 तक ही जाना है। तो सर मैं बोलूंगा सर 100 से 150 तक कितनी संख्या होंगी, तो आप कहोगे 51। 100 से 100 संख्या निकालने आता है ना भाई, इनको घटा लेना और उसमें 1 जोड़ देना। 99 में से 10 घटाया 89, 1 जोड़ दिया 90। 9 में से 1 घटाया 8, 1 जोड़ दिया 9। 150 में से 100 घटाओगे 50, 1 जोड़ दोगे 51। तो 51 संख्या होगी, और हर एक संख्या में कितने अंक होंगे, 3। तो सर 3 को गुना करो, सर यह कितना हो गया, 153। तो सर टोटल कितने डिजिट हो गए, जोड़ लो, ये 2, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, 342 डिजिट हो जाएंगे। पेज पे नंबर भले 150 हो, लेकिन उनके अंकों को जोड़ोगे, काउंट करोगे तो 342 हो जाएंगे। क्लियर है भाई। तो ये ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, 2017 का ये पेपर है। टोटल 22 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन मैंने करवाए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने दोस्तों में क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए। दूसरी चीज, जो भी बच्चे सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पेपर से वो अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके पेपर का स्तर क्या हो पहले था और क्या अब होने वाला है। तो इससे आपको ये पता चलेगा किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है।
आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सीसेट का या यूपीएससी का, कंप्लीट आप मैथ और रीजनिंग सीसेट के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां आपको अपना एप्लीकेशन पे सीसेट का या यूपीएससी के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और सारे के सारे नंबर आप पेपर में गेन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।